जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो तो आपको बैनर देख करके समझ में आ ही गया होगा। यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ठीक है, उसी सब सवाल को हम लोग कोचिंग करेंगे, हल करेंगे। और ये कौन सा सीरीज चला रहे हैं हम लोग? प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज? प्रचंड सीरीज। ठीक है, अब देखेंगे ये जो प्रचंड सीरीज है इसमें हम लोग सभी विषय का तैयारी करेंगे। ठीक है, देखेंगे तो अभी हम लोग कोचिंग पढ़ेंगे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, और ये एपिसोड नंबर पहला है, यानी कि ये पहला एपिसोड है, यानी कि आज का, यानी कि पहला वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर, मैथ के ऊपर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर, मैथ के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, देखेंगे अगर आप लोग ये सीरीज को देखते हैं, प्रचंड सीरीज को देखते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इस सीरीज से देखने के बाद आपको यानी कि 450 प्लस नंबर आएंगे। कितना आएंगे? 450 प्लस नंबर आएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। ठीक है, देखेंगे इससे पहले, सवाल बनाने से पहले, ठीक है, जो जो अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं इस एपिसोड का, एपिसोड नंबर पहला का पहला नंबर सवाल। ठीक है, इसमें कुल हम लोग 5 प्रश्न, रेगुलर कितने? 5 प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, अब उसी में से और बेसिक चीज को देखेंगे, समझेंगे, पूरा एकदम आसान तरीका से समझेंगे। लिखा हुआ है अभी से पढ़ो पावर तक, जब तक आपको पावर ना मिल जाए। पावर मतलब क्या? शिक्षा का तो पावर आप लोग को पता ही होगा कि शिक्षा का क्या पावर है। ठीक है, जब तक ना मिले शिक्षा का पावर, ठीक है, तभी तक पढ़ते रहे, कोचिंग करते रहे, पढ़ते रहे। ठीक है, तो इस एपिसोड का पहला वीडियो देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, देखेंगे, कहता है कि यदि एक अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास 14 सेंटीमीटर है हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कोची करा है, एक अर्धवृत्ताकार खेत है। अर्धवृत्ताकार किसको बोलेंगे? अगर हमारा ये पूरे वृत्त है, अगर इसको हम बीच में काट दिए तो ये कोची बन गया हमारा? अर्धवृत्ताकार। अब जो अर्धवृत्ताकार बन गया, इसी वाले पर्सन का हमें चाहिए क्षेत्रफल। कोची चाहिए? क्षेत्रफल। तो देखेंगे अर्धवृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है। देखेंगे अगर हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, ठीक है, किसका क्षेत्रफल पूछे? वृत्त का क्षेत्रफल पूछे, तो ये कौची होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। कौची होता है? पाई आर स्क्वायर। अर्ध मतलब कौची होता है? आधा। अगर इसी में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे का 2, तो ये किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या? एक तो पाई का वैल्यू चाहिए, जो कि ले लेते हैं 22/7। ठीक है, और आर का वैल्यू चाहिए। क्या आर का वैल्यू दिया हुआ है? नहीं, लेकिन एक चीज दिया हुआ है। कौन चीज? व्यास। कितने सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर हमें व्यास दिया हुआ है। व्यास कौन होता है? एक सर्कल है और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग बोलते हैं व्यास। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है क्या गुना होता है? त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि d बराबर का कुछ होता है 2r। यहां से हम लोग r का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जस्ट यहाँ पे बीच में होगा हमारा केंद्र। ठीक है, केंद्र जिसको बोलते हैं बीच में ही रहता है, और यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं r। जब r का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम अर्धवृत्ताकार खेत का हम लोग कुछ निकाल लेंगे, क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा अर्धवृत्ताकार खेत। ठीक है, अब देखेंगे अब इसकी त्रिज्या चाहिए। कौन सी चाहिए? त्रिज्या। ये केंद्र होगा, यहां से यहां तक चाहिए हमें आर। आर का वैल्यू क्या होता है देखेंगे। अब इसके पूरे का क्षेत्रफल चाहिए हमको। ठीक है, तो देखेंगे क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखेंगे हमरा जो होता है, यानी कि 2r बराबर d होता है, यानी कि व्यास का 2 गुना त्रिज्या होता है और व्यास का आधा भी त्रिज्या होता है। ठीक है, व्यास का 2 गुना त्रिज्या और व्यास का आधा कौची होता है? हमारा त्रिज्या, यानी कि r बराबर कौची? d/2। तो यहाँ पे d का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14 और बटे का 2, 2 सती 14। तो r का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। r का वैल्यू कितना निकल गया? 7 सेंटीमीटर। और जब r का वैल्यू हमें पता चल गया तो अर्धवृत्ताकार खेत का, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है,
तो अर्धवृत्ताकार छेद यानी कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कौची होगा, ये होगा पाई आर स्क्वायर बटे का 2, यही होगा। अब देखेंगे यहां से इसे हम लोग कौची कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे का 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22 बटे 7, आर का वैल्यू कितना निकला है 7, तो आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे 7 गुना 7 लिख सकते हैं। ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से 11 दुना 22, बचा कौची यहाँ पे 11 गुना 7 बराबर का कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल निकल गया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अगर किसी को कोई दिक्कत को परेशानी हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं अब अगला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा 2, ठीक है। देखते हैं, कहता है कि के किस मानों के लिए समीकरण 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे, कुछ होंगे बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। कोई दिक्कत? तो देखते हैं अब यहाँ पे मूल बराबर क्या कंडीशन होता है, सबसे पहली बात है उसके बारे में देखेंगे। ये हमारा है द्विघात समीकरण का, तो सबसे पहली बात है कि द्विघात समीकरण का अगर व्यापक रूप पूछे तो वे कौची होता है हमारा, वे होता है ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का ये बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। अब देखेंगे मूल बराबर होने के लिए क्या कंडीशन होता है। एक कंडीशन ये होता है क्या कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान बड़ा आ जाए किससे, 0 से, किससे 0 से, तो इसमें से जो है वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। द्विघात समीकरण है तो क्या मूल प्राप्त होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे, लेकिन इसमें वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। कैसा मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग यानी कि असमान यानी कि भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, यानी कि यहाँ पर असमान, ठीक है, असमान मूल प्राप्त होगा, ठीक है, कुछ होगा प्राप्त होगा। समझ गए यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए तो वास्तविक मूल तो प्राप्त होंगे, लेकिन असमान मूल प्राप्त होंगे, अलग अलग भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कौची होता है हमारा देखेंगे, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू बराबर आ जाए किसके, 0 के बराबर, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसमें भी वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, ठीक है, वास्तविक मूल तो प्राप्त होगा, लेकिन दोनों मूल समान होंगे। समान बोले तो बराबर, समान बोले तो बराबर, यानी कि दोनों मूल कैसा प्राप्त होगा, समान प्राप्त होगा, ठीक है। कैसा मूल प्राप्त होगा, समान मूल प्राप्त होगा। एक कंडीशन और आता है, वह है हमारा क्या देखेंगे, वे होता है हमारा कि अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू छोटा आ जाए किससे, 0 से, छोटा आ जाए किससे, 0 से, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक आ जाए, कौची आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऋणात्मक, ठीक है। इसमें कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी मूल प्राप्त नहीं होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस में आ रहा है 0 से छोटा, 0 से छोटा ही तो माइनस होता है कि नहीं, ठीक है। तो अगर माइनस में आ रहा है तो कोई भी मूल प्राप्त नहीं होंगे, उससे आगे हमको सवाल बनाना ही नहीं है। लेकिन इस सवाल में कौची पूछा है, मूल बराबर है, तो के जगह पे क्या रखेंगे, तो बराबर मूल होने के लिए क्या कंडीशन होता है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कौची आ जाए, 0 आ जाए, कौची आ जाए, 0 आ जाए। कोई दिक्कत यहां तक समझने में नहीं? अब आगे सवाल को हल करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अब देखेंगे समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है। समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का kx, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का 3 बराबर का 0, ये मूल प्राप्त दिया हुआ है। अब हमें चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि वहां से एबीसी का वैल्यू चाहिए, तो यहां से एबीसी का वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यही होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर का 0। ए के जगह पे कितना दिख रहा है, ए के जगह पे 2, बी के जगह पे के और सी के जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो इसी के मदद से हम लोग कौची कर सकते हैं, ज्ञात कर लेंगे के का वैल्यू, ठीक है। तो देखेंगे तो के का वैल्यू यहां से हम लोग कौची कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ए बी सी का वैल्यू,
तो ए बी सी का वैल्यू निकालेंगे। ए का वैल्यू कितना था 2, बी का वैल्यू कितना है 3 और सी का वैल्यू कितना है 3 और सबको बोलेंगे प्लस माइनस के साथ में, ठीक है। प्लस का कितना है 2, प्लस का कितना है के, प्लस का कितना है 3, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे कौची बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर सूत्र, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर का 0। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है k, तो यहाँ पे k का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b का वैल्यू k, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 और सी का वैल्यू कितना है 3 और ये बराबर का क्या होगा 0 होगा हमारा। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब समझते हैं। अच्छा k का 2 स्क्वायर है तो k का 2 बार गुना करबे तो कितना बचता है k स्क्वायर, तो यहाँ पे k स्क्वायर, ये एक ही को माइनस और ये दोनों प्लस में गुना है तो प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8, 8 तिया 24 बराबर का 0। देखेंगे ये 24 और 0 एक जात का है, ये माइनस में है, बराबर के उस पर में चल जाएगा किसमें प्लस में, तो ये के स्क्वायर बराबर प्लस का 24। क्योंकि 0 को किसी भी संख्या में जोड़े घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुना करने पर फर्क पड़ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, तो हमें यहाँ से चाहिए के का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए के का, तो यहाँ पे रखेंगे कि के बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 24, क्योंकि इधर स्क्वायर है तो उधर जाकर के रूट में, वे भी किसके साइन के साथ में प्लस और माइनस साइन के साथ में। अगर इधर रूट है तो बराबर किस पर में आएगा तो किस में आ जाएगा स्क्वायर में, ठीक है। तो देखेंगे अगर इसको आगे हम तोड़ेंगे इसको तो इसको लिखेंगे प्लस माइनस 2, 2 दूना 4, 4 छक 24, यहाँ पे 6। देखेंगे नहीं आता है तो यहाँ पे समझेंगे क्या कि 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जिसका जोड़ा लगेगा वे घर के बाहर, जिसका जोड़ा नहीं लगा घर के अंदर। तो 2 से कितना 12 दूना 24, 2 से 2 छके 12, 2 से 2 तिया 6, 3 एका 3, ई दोनों का जोड़ा लग रहा है और ई दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इससे एगो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी बात ये दोनों घर के अंदर में 2 गुना 3, तो 2 2 तिया 6 अंदर रूट 6, यही तो लिखे 2 प्लस माइनस 2 रूट 6, यानी कि के जगह पे क्या रखेंगे प्लस का भी अगर 2 रूट 6 रखेंगे तो वही वैल्यू आएगा 0 आएगा, और माइनस का भी 2 रूट 6 रखेंगे तो फिर भी उसका वैल्यू क्या आएगा 0। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में, कोई परेशानी नहीं ना। अगर कोई दिक्कत परेशानी आते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। देखते हैं अगले सवाल, और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए तीसरा कहता है कि एक वृत्त के, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। देखेंगे चतुर्थांश किसको बोलते हैं, यानी कि एक वृत्त है, वृत्त के चौथे भाग को क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं कि नहीं। जैसे कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, अब यहाँ पे केंद्र होगा, ठीक है, और ये वाला जो एक जो भाग है ये इसी को तो हम लोग चतुर्थांश बोलते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत। और ये चतुर्थांश जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री कोण का निर्माण हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है, यानी कि ये लघु त्रिज्या खंड हो गया, और लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है ये थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उतना करने का कोई जरूरत नहीं, इस पे भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर बटे का 4, यानी कि पूरे संपूर्ण क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा है, इसलिए 4 से भाग दे दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक में। तो हमें चाहिए कौची आर और चाहिए पाई, पाई का तो वैल्यू पता है 22/7, लेकिन आर का वैल्यू हमें नहीं पता। लेकिन एक चीज दिया हुआ है परिधि 22 सेंटीमीटर, ये जो चारों बगल जो अड्डवा है इसका लंबाई दिया हुआ है कितना, परिधि लंबाई यानी कि इसका 22 सेंटीमीटर, और यहीं से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। किसका वैल्यू निकाल लेंगे आर का वैल्यू, तो देखते हैं आर का वैल्यू हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ये एक सर्कल है, ठीक है, यहां से यहां तक का हमको क्या चाहिए इसी का पोर्शन का क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे अब ये जो परिधि है ये परिधि दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं। अरे हाँ ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, परिधि हमें दिया हुआ है, ठीक है, परिधि हमें दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर। अब यहां से लिखेंगे सूत्र, क्या लिखेंगे कि वृत्त का परिधि बराबर
हमें दिया हुआ है परिधि कितना, ये 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त का जो परिधि होता है वे होता है कौची, ये 2 पाई आर अब बराबर का कितना 22। तो ये 2 गुना पाई का वैल्यू कितना 22/7, तो यहाँ पे कितना रख देंगे 22/7, आर के जगह पे आर और ये बराबर का 22 देखेंगे। इसी पे बराबर में ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से भी निकालेंगे आर बराबर ये 22 गुना 7 अब बटे ये 2 गुना 22। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कि आर के साथ में जो ये गुना में रहेगा उधर जाकर के भाग में, और जो इधर भाग में रहेगा उधर जाकर के गुना में। तो ये 7 भाग में था तो किस में आ गया गुना में, और ये 2 और 22 गुना में था तो इधर किस में आ गया भाग में। ये 22 से ये 22 कट जाएगा, अब कटने वाला नहीं है, तो आर बराबर ये 7/2। अब यहाँ से आर का वैल्यू पता चल गया। जब आर का वैल्यू पता चल गया तो अब इसके मदद से हम लोग, ठीक है, यहाँ से हम अब ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखेंगे लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कौन होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे का 4। कोई दिक्कत यहाँ तक में देखेंगे, इसको हम लिखेंगे 1/4 इंटू पाई का वैल्यू कितना, ये 22/7 गुना आर का वैल्यू कितना निकला है 7/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 गुना 7/2। अब जो जो कटने वाला है उसको कटा देंगे। ठीक है, देखेंगे ये 7 से ये 7 कट जाएगा, 2 से 11 दूना 22। अब कोई कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, तो जो जो नहीं कटा है उसको उतार देंगे। 11 और 7 और ये 4 और ये 2, तो कितना आ गया 11 सतह 77। ठीक है, और ये 4 दूना 8। ठीक है, ये 77 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका कुछ निकल गया क्षेत्रफल। यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कितना निकल गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, देखते हैं अगला नंबर सवाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री हो तो जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे a के जगह पे क्या आएगा, जो कि 4a जो होगा न्यून कोण होगा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं। अब इसको बनाने से पहले एक चीज समझ लीजिए। ठीक है, ये 8वां चैप्टर का सवाल है। ठीक है, यानी कि 10वां का 8वां चैप्टर का सवाल है, त्रिकोणमिति का सवाल है। तो देखेंगे अगर हमारा साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे या तो ए रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, साइन 90 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कुछ होता है कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा। अगर हमारा कॉस 90 डिग्री और माइनस का थीटा रहे तब हमारा कुछ होता है, यहाँ पे होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा। अगर हमारा टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे, यहाँ पे कौची होता है कॉट थीटा। ठीक है, पूरक कोण के बारे में। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा रहे तो यहाँ पे कौची हो जाता है, ये होता है टेन थीटा। कौची होता है टेन थीटा। कोई दिक्कत। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे अगर हमारा सेक 90 डिग्री और माइनस का थीटा, ठीक है, बराबर कुछ होता है कॉसेक COSEC कॉसेक थीटा। अगर हमारा कॉसेक COSEC कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो यहाँ पे कुछ हो जाता है सेक थीटा। कुछ हो जाता है सेक थीटा। देखेंगे यहाँ पे साइन किस में बदल जाता है कॉस में, कॉस किस में बदलता है साइन में, टेन किस में बदलता है कॉट में, कॉट किस में बदलता है टेन में, सेक किस में बदलता है कॉसेक में, कॉसेक किस में बदलता है सेक में। ठीक है, तो देखेंगे अब ये दोनों में से किसी एक को बदलना पड़ेगा। तो बदलते हैं, ये बदलता है, ये कुछ बदलता है सेक 4a को बदलेंगे। ठीक है, देखेंगे सेक 4a। ठीक है, सेक 4a। अब यहाँ पे देखेंगे अगर सेक थीटा है तो सेक थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे इसको यहाँ पे बगल में रख लेते हैं। ठीक है, अब समझते हैं सवाल में कुछ कह रहा है। सवाल में कहता है कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस का 20 डिग्री।
ठीक है, ये जहां फोर ए न्यून कौन हो तो ए का वैल्यू, यहां से ए का वैल्यू यहाँ पे जो देखेंगे सेक थीटा है। अच्छा सेक थीटा किस में 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि सेक किस में बदल जाता है कोसेक में, और थीटा के जगह पे कोची आ जाता है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये सेक के जगह पे क्या रख सकते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे कोसेक, COSEC कोसेक, और 4a। ठीक है, यहाँ पे 4a के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे 90 डिग्री माइनस का 4a। ठीक है, कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a के जगह पे सेक 4a आ जाएगा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है। यहाँ पे देखें कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा, तो सेक थीटा के जगह पे इसको लिख दे, और ये बराबर COSEC कोसेक a माइनस का कितने डिग्री 20 डिग्री। अब यहाँ से a का वैल्यू पता हो जाएगा, क्योंकि देखेंगे कैसे ये कॉसेक और ये कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पे क्या क्या दिखते हैं, यहाँ पे बचेगा क्या 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर का a माइनस का 20 डिग्री, ये बचेगा हमारा। अब दोनों को अपने अपने जात में ले आएंगे। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, और ये माइनस का 20 डिग्री है, इधर आकर के ये प्लस का 20 डिग्री बराबर ये a प्लस का, ठीक है देखेंगे a प्लस का ये माइनस का 4a बराबर के उस पर में चल जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4a हो जाएगा, माइनस का 4a उधर जाकर के किसमें प्लस का 4a। 90 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, और ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 है। अब हमें चाहिए a का वैल्यू, किसका वैल्यू चाहिए a का वैल्यू, तो a बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 110 बटे का 5, क्योंकि ये 5 गुना में इधर आकर के भाग में, इसको उस पार इसको इस पार लिखे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखेंगे 5 से ये 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो a का जो वैल्यू निकल गया वे कितना डिग्री निकल गया 22 डिग्री। कितना डिग्री निकल गया 22 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक में, कोई परेशानी, अगर किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो देखते हैं अब यहाँ से अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल में पूछा था अभाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं और डेफिनेटली एग्जाम में पूछबो करेगा अगली बार। ठीक है, तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड 4 है तो किससे भाग लगेगा 2 से, तो 2 से भाग देंगे तो ये 12 दूना 24, 2 से 2 छकी 12, 2 से ये 2 तिया 6, फिर 3 से 3 का 3 आ गया हमारा। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं देखेंगे, तो 24 को हम लिख सकते हैं ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। अब फिर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3 गुना ये 3 लिख सकते हैं, क्योंकि के गो 2 है 3 गो, तो 2 पे पावर 3। ठीक है, अब देखते हैं आगे, अब किसका निकालना है ये 36 का। तो 36 का जब निकालेंगे 6 तो 2 से भाग लग जाएगा, 18 दूना 36, 2 से 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, फिर ये 3 का 3। तो 36 को जो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख सकते हैं। अब अगर इसी को अगर हम आगे लिखेंगे, ठीक है कैसे लिखेंगे, तो ये 36 को लिखेंगे ये 2 पे पावर 2 गुना ये 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं। इस तरह से लिख लीजिएगा पहले, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे 24, तो 24 को क्या लिख सकते हैं ये 2 पे पावर 3 गुना में कितना 3, और 36 को क्या लिख सकते हैं ये 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 2। अब हमको सबसे पहले ज्ञात करना है, कौन लिखा है मौसो, मौसो को एचसीएफ बोलते हैं। तो अगर हमें एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, जो जो दोनों में दिखे उसको बाहर कर लेंगे, जो जो दोनों में दिखे उसको बाहर कर लेंगे, और जो जो दोनों में नहीं दिखे उसको बाहर नहीं करेंगे। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को बाहर कर लेंगे, कोई दिक्कत है। इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, 3 को बाहर कर लेंगे। अब उसके पावर को देखेंगे, एचसीएफ में मौसो में छोटका पावर, एचसीएफ में छोटका पावर, और एलसीएम, एलसीएम में कौन सा पावर बड़का पावर, कोई दिक्कत। तो देखेंगे एचसीएफ कितना पावर है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, यहाँ पे कितना पावर है 1, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको आगे कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 को 2 बार 2 दूना 4 और ये 3, 4 तिया 12। ठीक है, कितना आ गया 12। एचसीएफ का मतलब कुछ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ये दोनों संख्या ऐसी कौन सी संख्या, वे बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो कि ये दोनों में भाग लग जाए, दोनों में कोची लग जाए
भाग लग जाए। ठीक है, अब निकालना है एलसीएम। कौन सी निकालना है? अब एलसीएम देखेंगे। एलसीएम जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे? ठीक है, एलसीएम यानी कि मौसो, ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसमें अब ये दोनों से भाग लग जाए। पहले कुछ होता था ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें इसी दोनों में भाग लगे, अब ऐसा संख्या रहेंगे कि जो कि ये दोनों से उसमें भाग लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे जो जो दिख रहा है दोनों में दिखेगा उसको भी बाहर करेंगे, जो जो नहीं भी दिखेगा उसको भी बाहर कर देंगे। ठीक है, तो दोनों में 2 और 3 दिख रहा है, तो दोनों में 2 और 3 को बाहर कर लिए। अब अभी हम तुरंत पीछे बोले थे कि एचसीएफ में छोटका पावर, एलसीएम में बड़का पावर, तो ये दोनों का बड़का पावर कितना है? ये है 3, और इसकी बड़का पावर कितना है? ये है 2, है ना। तो 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब 3 को 2 बार, 3 तिया 9, तो 8 नामा 72। ठीक है, तो देखेंगे एचसीएफ निकल गया 12 और एलसीएम निकल गया कितना? 72। कोई दिक्कत यहां तक में? कोई परेशानी नहीं। तो देखते हैं आज टोटल कितने सवाल? 5 सवाल। ठीक है, अगर आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। आज इतना ही, जय हिंद।